नमस्कार। आज के वेबिनार के सेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी, जोहो बुक्स की प्रोडक्ट एक्सपर्ट। आज का टॉपिक ई इनवॉइसिंग है और आज के इनवॉइस के टॉपिक पे हम ई इनवॉइसिंग के बारे में सारी चीज़ कवर करेंगे और अंत में Q&A भी एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ जोहो बुक्स में कैसे ई इनवॉइसिंग काम करता है और उसके रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, ये सब भी हम पूरी तरीके से देखेंगे। चलिए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन पे पहले हम डिस्कस करेंगे ई इनवॉइसिंग क्या होता है और ई इनवॉइसिंग क्यों हमें करनी होगी और किन किन को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल रहेगा और ई इनवॉइसिंग सिस्टम का फ्लो कैसा रहेगा और जोहो बुक्स में ई इनवॉइसिंग कैसे काम करता है और अंत में डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स एंड एफएक्यूज। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को जोहो बुक्स का एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा, जोहो बुक्स जो है एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड पे काम करता है। इसे यूज़ करके कोई भी बिजनेस के व्यापारी अपने अकाउंटिंग बहुत ही आसानी से संभाल सकता है, चाहे उन्हें अकाउंटिंग की नॉलेज हो या ना हो। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बहुत ही आसानी से जीएसटी के हिसाब से अपने ट्रांजैक्शन बना सकते हैं, अपने खर्चे और बिल्स को ट्रैक कर सकते हैं, अपने स्टॉक की ध्यान रख सकते हैं और अपने बैंक को ऐड करके अपने ट्रांजैक्शंस को बैंक के साथ रिकंसाइल भी कर सकते हैं। और ऑडिट पर्पस के लिए जो भी फिनेंशियल रिपोर्टिंग आपके लिए रिक्वायर्ड है, ये सब भी आप जोहो बुक्स से ही जनरेट कर सकते हैं। जोहो बुक्स इसके अलावा टैक्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग और मल्टी करेंसी भी सपोर्ट करता है। चलिए अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ई इनवॉइसिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो सप्लायर और बायर के बीच एक्सचेंज होता है और गवर्नमेंट टैक्स पोर्टल द्वारा वैलिडेट किया जाता है। ई इनवॉइसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि सारे बिजनेसेस के इनवॉइस एक कॉमन मशीन रीडेबल फॉर्मेट पे जीएसटी पोर्टल पे सबमिट किया जाए। इस प्रकार से सारे इनवॉइस को एक सेंट्रल सिस्टम पे रिपोर्ट करने पे इनवॉइस के रिलेटेड जो भी गलतियां हो सकता है उसे रोका जाता है। अभी सवाल ये आता है कि क्या सारे बिजनेसेस के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त 2023 को एक नया रूल बनाया है कि 2017 से लेके 2023 के अंदर जिन बिजनेस और कॉर्पोरेशन के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, उन सभी बिजनेसों के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी किया गया है। ये जो रूल है ये पिछले कुछ सालों से बहुत ही इवॉल्व हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2020 में सिर्फ उन कंपनीज जिनका रेवेन्यू 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी था, लेकिन 2021 पे ये जो लिमिट है और भी कम करवाया गया है और उसको 100 करोड़ बनाया गया था। फिर 100 करोड़ अभी 50 करोड़ बना 2021 पे, फिर उसको और भी कम करवा के 20 करोड़ और 10 करोड़ तक कम करवाया गया है 2022 पे। और अभी लेटेस्ट अपडेट के द्वारा 2023 के अपडेट में सिर्फ उन कंपनीज जिसका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है उनके लिए ही ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी करवाया है। अभी हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे कि कौन कौन से सप्लाईज और कौन कौन से ट्रांजैक्शन ई इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी है और कौन कौन सा एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर आप सप्लाईज की बात करोगे तो इसमें B2B सप्लाईज, एक्सपोर्ट यानी ओवरसीज के सप्लाईज, साथ में सप्लाईज बाय SEZ और डीम्ड एक्सपोर्ट और सप्लाई टू गवर्नमेंट ई इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी है। अगर आप ट्रांजैक्शन की बात करोगे, इसमें इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट, ये 3 ट्रांजैक्शन ई इनवॉइसिंग करना जरूरी है। अगर आप एग्जेम्पशन की बात करोगे तो B2C सप्लाईज, डिलीवरी चालान और जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्टेड है। अगर आप सेक्टर्स की बात करोगे, इसमें इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग के सेक्टर्स जो है, ये सेक्टर्स ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्टेड है, यानी इनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। अभी हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन आईआरपी पे पुश करने के लिए कौन कौन से फील्ड्स मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स यानी सेलर के डिटेल्स। सेलर के डिटेल्स में लीगल नेम, GSTIN और एड्रेस, ये 3 चीजें मैंडेटरी होती हैं।
अगर एड्रेस की बात करोगे तो एड्रेस में स्ट्रीट 1, सिटी, जिप या पिन कोड और स्टेट बहुत ही मैंडेटरी है। फिर आता है हमारे कस्टमर के डिटेल्स यानी बायर के डिटेल्स। तो इसमें लीगल नेम, जीएसटी ट्रीटमेंट, जीएसटी आईएन और बिलिंग एड्रेस मैंडेटरी है। फिर हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स, चाहे इनवॉइस हो या क्रेडिट नोट हो या डेबिट नोट हो, नंबर यानी ट्रांजैक्शन का नंबर, ट्रांजैक्शन का डेट और ट्रांजैक्शन का टोटल बहुत ही मैंडेटरी होता है। फिर लास्ट में आता है हमारी आइटम डिटेल्स। आइटम डिटेल्स में HSN या SAC कोड, सेलिंग प्राइस और जीएसटी रेट मैंडेटरी होता है। IRP के नॉर्म्स के अनुसार इन फील्ड्स ट्रांजैक्शन पे होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो इन फील्ड्स को आप पूरी तरह से सही तरीके से भर लीजिए। अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो आपको सीधा ज़ोहो बुक्स एरर थ्रो कर देता है। एरर को फिर से आपको ठीक करना होगा, इसके बाद ही आप इसे IRP पे पुश कर पाओगे। अभी एक और सवाल आता है कि क्या सारे इनवॉइस को IRP पे पुश करने के लिए कोई टाइम लिमिट है? नहीं, अभी के जीएसटी सिस्टम या जीएसटी लॉ के अनुसार ऐसा कोई टाइम लिमिट फिक्स्ड नहीं है। लेकिन 1 मई 2023 से अगर आपका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो इन बिजनेस और कॉर्पोरेशंस के लिए इनवॉइसिंग पुश करने के टाइम लिमिट इनवॉइस डेट से सिर्फ 7 दिनों तक दिया गया है। और इसके अलावा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे ही आप इनवॉइस बनाते हो उनको तुरंत ही आप IRP पे पुश कर लीजिए ताकि अपने सारे इनवॉइस सही तरीके पे सेंट्रल रिपोजिटरी पे ट्रैक किया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे IRP के फ्लो के बारे में, यानी IRP पोर्टल किस प्रकार से काम करता है और कैसे सारे इनवॉइसेस के लिए एक यूनिक IRN नंबर जनरेट करता है। ये चीज़ें अभी हम समझेंगे। IRP का फ्लो जो है ये 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट ए पे सेलर यानी बिजनेस और IRP के बीच का कम्युनिकेशन होता है और पार्ट बी पे IRP पोर्टल, GST या ई-वे बिल सिस्टम और बायर के बीच इंटरेक्शन होता है। इसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सेलर जो है अपने इनवॉइस को एज पर ई-इनवॉइसिंग स्टैंडर्ड बनाता है और इनवॉइस के जेसन को अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा IRP पे पुश करता है। और IRP पोर्टल जो है ये इनवॉइस के डिटेल्स को अच्छी तरीके से वैलिडेट करता है। फिर इसका कोई डुप्लीकेट सेंट्रल रजिस्ट्री पे है या नहीं ये चेक करता है। अगर कोई डुप्लीकेट्स नहीं मिलता है तो IRP पोर्टल अपना सिग्नेचर और QR कोड इनवॉइस के जेसन पे ऐड कर देता है। फिर उसके बाद एक हैश जनरेट करता है, वही जो ई-इनवॉइस का यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। ये जो इनवॉइस का डेटा है फिर GST सिस्टम और ई-वे बिल सिस्टम के साथ शेयर किया जाता है और GST सिस्टम सेलर के लिए GSTR 1 और बायर के लिए GSTR 2A अपडेट कर देता है, जो लायबिलिटी और ITC टैली करने पे बहुत ही मदद करता है। अभी हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई-इनवॉइसिंग सिस्टम के बारे में। इससे हम समझेंगे कि ई-इनवॉइसिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है और ई-इनवॉइसिंग क्यों इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग का फ्यूचर माना जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इनवॉइस रिपोर्ट करने की तरीके। ई-इनवॉइसिंग पे हमें सिर्फ अपने इनवॉइस को ई-इनवॉइसिंग फॉर्मेट पे बनानी होगी और सारे मैंडेटरी फील्ड्स को सही तरीके से भरना होगा। फिर उसके बाद अपना इनवॉइस बहुत ही आसानी से IRP पे पुश हो जाएगा। फिर आता है इनवॉइस आइडेंटिफाइंग मेथड। ई-इनवॉइसिंग सिस्टम पे इनवॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक 64 डिजिट रेफरेंस नंबर दिया जाता है। ये जो रेफरेंस नंबर है ये सेंट्रल रिपोजिटरी में से इनवॉइस को आसानी से पहचानने के लिए मदद करता है। फिर अगली बात आती है इनवॉइस की वैलिडेशन के बारे में। ई-इनवॉइसिंग सिस्टम पे अपने इनवॉइस डेटा सही तरीके से वैलिडेट किया जाता है और फिर इनवॉइस पर डिजिटल सिग्नेचर भी लगा जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसका वैलिडेशन बहुत ही सही तरीके से हो रही है। फिर आता है जेन्युइननेस ऑफ इनवॉइस के बारे में। इनवॉइसिंग में IRN और QR कोड इनवॉइस के होने के कारण इसमें इनवॉइस बहुत ही सही तरीके से वेरीफाई किया जाता है और बहुत ही जेन्युइन इनवॉइसेस यहाँ से बनता है।
आखिरी पॉइंट है स्कोप ऑफ एरर के बारे में। ई इनवॉइसिंग सिस्टम पे मैनुअल चीज़ें बहुत ही कम होती है और बहुत चीज़ें ऑटोमेट किया जाता है। एक बार अपना इनवॉइस वैलिडेट होने के बाद बाकी जो फाइलिंग प्रोसेस है जैसे GSTR 1 और 2A अपलोडिंग, ये सारी चीज़ें ऑटोमेट किया जाता है। इससे एरर्स का जो रिस्क है ये बहुत ही कम है। अभी आपको समझ में आया होगा कि ई इनवॉइसिंग कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए और किस प्रकार से आप ई इनवॉइसिंग आप प्रिफर कर सकते हैं। ज़ोहो बुक्स भी इसी कारण ई इनवॉइसिंग को सपोर्ट करता है और ज़ोहो बुक्स में ई इनवॉइसिंग के बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज़ है जिससे आप बहुत ही आसानी से इनवॉइस बना के IRP पे सेंड कर सकते हैं। चलिए अब ज़ोहो बुक्स में ई इनवॉइसिंग का कुछ बेस्ट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इजी वन टाइम सेटअप। ज़ोहो बुक्स में ई इनवॉइसिंग का सेटअप बहुत ही आसानी और कन्वीनियंट प्रोसेस है। ज़ोहो बुक्स IRP से आसानी से कनेक्ट हो जाता है क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड GST सुविधा प्रोवाइडर है। केवल आपको एक बार सेटअप करनी होगी, फिर उसके बाद अपना इनवॉइस तुरंत ही IRP पे पुश हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है जनरेट एरर फ्री इनवॉइसेस। ज़ोहो बुक्स आपको सही तरीके से इनवॉइस बनाने के लिए मदद करता है जिससे गलतियों के रिस्क को आप कम कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने इनवॉइसेस को ई इनवॉइसिंग फॉर्मेट पे बनानी होगी और आपके इनवॉइस के मैंडेटरी फील्ड्स को सही तरीके से भरना होगा। सेंड इनवॉइस टू IRP इन अ सिंगल क्लिक। जैसे ही आपका इनवॉइस सही तरीके से बन जाता है, आपको सिर्फ पुश टू IRP के बटन पे क्लिक करनी है अपने इनवॉइस को IRP पे सेंड करने के लिए। फॉलो अप एंड सी द स्टेटसेस ऑफ ई इनवॉइस। ज़ोहो बुक से आप इनवॉइस अपने ई इनवॉइसिंग स्टेटस के अनुसार फिल्टर करके देख सकते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन से इनवॉइस आपके पुश हुए हैं और कौन कौन सा अभी पुश होने के लिए तैयार है और कौन कौन सा आपका फेल स्टेटस पे है। कैंसिल ई इनवॉइस एज पर योर नीड्स। अगर आपके इनवॉइस में कोई गलती या बदलाव है तो आप आपके ज़रूरत के अनुसार ई इनवॉइसिंग को ज़ोहो बुक्स से कैंसिल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर योर ओन प्रेफरेंसेस। आप अपने ट्रांजैक्शन प्रेफरेंसेस को सेट करके अपने ट्रांजैक्शन को IRP पे भेज सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम ई इनवॉइसिंग सेटअप करके ज़ोहो बुक्स से कैसे जनरेट कर सकते हैं और किस प्रकार से इसे ज़ोहो बुक्स से IRP पे पुश कर सकते हैं। इसका जो सेटअप प्रोसेस है ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप जो है ये IRP पोर्टल पे रजिस्टर करने का स्टेप है। सबसे पहले हम एक नए ब्राउज़र पे IRP पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। गवर्नमेंट टैक्स पोर्टल का जो URL है उसको आप अपने नए ब्राउज़र पे एंटर करोगे और वहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करोगे और पोर्टल लॉगिन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना GST नंबर एंटर करोगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली अपना ट्रेड डिटेल्स और एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। आपको सिर्फ अपना डिटेल्स वेरीफाई करनी है और सेंड OTP पे क्लिक करनी है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP मिलेगा, उस OTP को आपको एंटर करना होगा, फिर एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करनी होगी। इतने करने पे आपका IRP का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यही यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करके आप IRP पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 जो है ये ज़ोहो बुक्स को IRP से कनेक्ट करने का स्टेप है। यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप ई-वे बिल भी ज़ोहो बुक से जनरेट करते हैं तो ई-वे बिल का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वही आप IRP को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ई इनवॉइसिंग जनरेट करना चाहते हैं तो IRP पोर्टल पे फिर से आपको लॉगिन करना होगा और मेन्यू में से API रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करनी होगी। API रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करनी होगी, फिर उसके बाद क्रिएट API यूजर्स आपको क्लिक करना होगा। क्रिएट API यूजर के बाद थ्रू GSP आपको सिलेक्ट करनी होगी ऑप्शंस में से और अपने ज़ोहो कॉर्पोरेशन को एज GSP आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेट करनी होगी और अपने पासवर्ड को आपको री एंटर करना होगा, फिर सेव करना होगा। और ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ आप ज़ोहो बुक्स में भी अपना IRP कनेक्ट करने के लिए यूज़ करोगे। अभी हम देखेंगे कि ज़ोहो बुक्स में कैसे हम IRP के यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ज़ोहो बुक्स को IRP के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा हम सेटिंग्स में जाएंगे, ई इनवॉइसिंग पे जाएंगे और ई इनवॉइसिंग को सबसे पहले इनेबल करेंगे।
सो जब आप इनेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने टर्नओवर को आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार टर्नओवर मेंशन करोगे और यहाँ पे आपका ई इनवॉइसिंग का स्टार्ट डेट मेंशन करोगे, फिर इनेबल पे क्लिक करोगे। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ई इनवॉइसिंग अभी इनेबल हो गया है। सो अभी हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड, IRP के यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करके जोहो बुक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका मल्टीपल GSTIN है तो जिस GSTIN से आप अपना ट्रांजैक्शन बना के पुश करना चाहते हो, उस GSTIN के बगल वाले कनेक्ट नाउ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना GST नंबर को वेरीफाई करोगे और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को मेंशन करोगे जो आपने जोहो को ऐसे GSP बनाने वक्त बनाया हुआ है। वही यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालनी होगी और सेव एंड वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ये पासवर्ड आप वेरीफाई हो जाता है, आपका जो GST नंबर है ये कनेक्टेड स्टेटस पे आपको दिखाई देता है। अभी हम सीधा एक इनवॉइस बना के इसे पुश करेंगे IRP पे। सो यही हमारा स्टेप नंबर 3 है। सो सीधा जोहो बुक्स के सेल्स में जाएंगे, इनवॉइस के मॉड्यूल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और एक नया इनवॉइस बनाएंगे। सो अपने कस्टमर के नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आपने IRP से कनेक्ट किया है और इनवॉइस के नंबर मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे आइटम डिटेल्स भर लीजिए, आइटम का HSN कोड आप वेरीफाई कर लीजिए, साथ में आइटम का डिटेल्स जैसे रेट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, टैक्स, ये सब भी आप वेरीफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो आपको सिर्फ सेव एज ड्राफ्ट का ही ऑप्शन है, सेव एंड सेंड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको पहले अपने इनवॉइस को IRP पे पुश करके उसका IRN जनरेट करने के बाद ही अपना इनवॉइस कस्टमर से शेयर करनी होती है। इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ अपने सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो अभी हम इसको सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सीधा पुश टू IRP का ऑप्शन दिख रहा है, जिसे क्लिक करके आप अपने इनवॉइस को IRP से पुश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सेल्स अप्रूवल इनेबल कर रखा है तो पहले आपके इनवॉइस के अप्रूवल आप एडमिन से लेना होगा, फिर उसके बाद ही आप इसे IRP पे पुश कर सकते हैं। अगर आपने मल्टी लेवल अप्रूवल कॉन्फ़िगर किया है तो अपने इनवॉइस का पूरा अप्रूवल होने के बाद ही आपको यहाँ पे पुश टू IRP का ऑप्शन दिखेगा। सो अभी मेरा कोई सेल्स अप्रूवल कॉन्फ़िगर नहीं है तो सीधा मैं इसे IRP पे पुश कर रही हूँ। सो इसमें पुश क्लिक करने पे यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके सामने दिखेगा, एक है पुश ओनली इनवॉइस डिटेल्स और दूसरा है पुश बोथ इनवॉइस एंड ई वे बिल डिटेल्स। अभी के लिए मैं सिर्फ अपना इनवॉइस डिटेल्स IRP पे पुश कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली IRP पे पुश हो गया है और इसका IRN भी जनरेट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ई इनवॉइसिंग का जो डिटेल्स है जैसे IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट मेरे इनवॉइस के टेम्पलेट पे ही दिख रहा है। अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो सीधा आप कस्टमाइज पे जाके अपने टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं और सीधा अदर डिटेल्स के सेक्शन पे जा सकते हैं और यहाँ से आप अपना ई इनवॉइसिंग डिटेल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे इनेबल या डिसेबल आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इनवॉइस को बल्क में भी IRP पे पुश कर सकते हैं। सो बल्क में पुश करने के लिए यहाँ के जो चेक बॉक्सेस हैं उनको आप चेक करोगे, फिर यहाँ के 3 डॉट को सिलेक्ट करके पुश टू IRP को सिलेक्ट करोगे। सो इसमें अपना इनवॉइसेस बल्क पे IRP पे पुश हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अपने इनवॉइसेस को ई इनवॉइसिंग के स्टेटस के द्वारा फिल्टर करके चेक करें तो उसका भी एक फैसिलिटी है जोहो बुक्स में। ऑल इनवॉइसेस के जो फिल्टर्स ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे और सबसे नीचे आपको यहाँ पे 3 फिल्टर्स दिखाई देगा, जो है पुश फॉर ई इनवॉइसिंग, येट टू बी पुश फॉर ई इनवॉइसिंग, एक है फेल्ड ऑन ई इनवॉइसिंग। सो अगर आपको सिर्फ पुश इनवॉइसेस को फिल्टर करके देखनी है तो आप इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पुश इनवॉइसेस दिखने लग जाएगा। फिर इसी के तरह आप येट टू बी पुश भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ फेल्ड इनवॉइसेस भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल देख सकते हो जो ग्रीन कलर पे डिनोटेड है।
इस सिंबल और कलर के द्वारा भी आप इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आईआरपी पे पुश हुआ है या पुश नहीं हुआ है। सो अगर ग्रीन यहाँ पे स्पेसिफाइड है तो ग्रीन का मतलब है ये ऑलरेडी आईआरपी पे पुश हो गया है। अगर यहाँ रेड स्पेसिफाइड है तो इसका मतलब है ये फेल्ड है या ये कैंसल्ड इनवॉइस है। अगर आपको येलो कलर का सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब है ये अभी तक पुश नहीं हुआ है और आगे इसे आपको पुश करना होगा। इसके अलावा अगर आपको इनवॉइस के आईआरएन को कॉपी करनी होगी तो यहाँ से सीधा आप आईआरएन को कॉपी भी कर सकते हैं इनवॉइस का। अभी हम बात करेंगे इनवॉइस के कैंसलेशन के बारे में। ये हमारा जनरेटेड इनवॉइस है। इनवॉइस जब आप बना रहे हो उसमें कुछ गलती हो गई है या अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आईआरएन के नॉर्म्स के अनुसार सीधा इसमें कोई एडिशन नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसे कैंसिल करके एक नया इनवॉइस जनरेट करके आप वापस आईआरपी पे पुश कर सकते हैं। कैंसिलेशन का 2 प्रोसेस है। सबसे पहले अगर 24 घंटे के आगे आप कैंसिल करना चाहते हो तो सीधा यहाँ का कैंसिल इनवॉइसिंग ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। कैंसिल इनवॉइसिंग करने पे जो इनवॉइस आपका आईआरपी पे पुश हुआ है वो इनवॉइस भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और ज़ोहो बुक्स में भी आपको कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आपके इनवॉइस बना के 24 घंटे हो गया है उस केस पे आपको यहाँ पे मार्क एज कैंसिल का ऑप्शन दिखाई देता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मार्क एज कैंसिल ऑप्शन आपको किस प्रकार से दिखता है। यस, ये जो मेरा इनवॉइस है ये बहुत ही पहले का इनवॉइस है जो 6/5/2024 को बना हुआ है। अगर मैं इस इनवॉइस को कैंसिल करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे को मार्क एज कैंसिल का ऑप्शन दिखता है। इसके पहले एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा, आईआरपी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा और अपने जो इनवॉइस पुश हुआ है पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा। आईआरपी पोर्टल से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आप मार्क एज कैंसिल सिलेक्ट कर सकते हैं। यही कैंसिलेशन का प्रोसेस होता है। 24 घंटे के पहले का प्रोसेस सीधा यहाँ से कैंसिल करने का है और सीधा आईआरपी पे भी कैंसिल हो जाएगा। 24 घंटे अगर हो गया है, अगर पुरानी इनवॉइस की आपको कैंसिलेशन करनी है तो पहले आईआरपी से उसे कैंसिल करवाना है, फिर उसके बाद यहाँ से मार्क एज कैंसिल आपको क्लिक करनी होगी। जैसे ही आप इसे मार्क एज कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको रीज़न मेंशन करना होगा। आप यहाँ पे रीज़न मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं रीज़न डाल रही हूँ और मार्क एज कैंसिल कर रही हूँ। यस, अभी मेरा मार्क एज कैंसिल हो गया और मेरा इनवॉइस जो है अभी वॉइड स्टेटस पे चला गया और मेरा जो इनवॉइस है वो मार्क एज कैंसिल स्टेटस पे दिख रहा है। अभी अगर आप चाहते हैं कि ये इनवॉइस वापस पुश में आ जाए, यानी अगर गलती से आपने मार्क एज कैंसिल कर दिया है तो इस केस में यहाँ एक और ऑप्शन आपके लिए है जो है रिकॉल ऑप्शन, जिससे आप अपनी इनवॉइस को वापस पुश स्टेटस पे ले आ सकते हैं। मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं रिकॉल पे क्लिक करती हूँ आपका इनवॉइस जो है वापस पुश में आ जाता है और स्टेटस भी ड्राफ्ट पे चला जाता है। ये एक और फीचर है, अगर आपने गलती से कर ली है या कोई मिस्टेक हो गया है तो वापस इसे पुश में आप ले आ सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मेरा 24 घंटे से पहले यानी अभी जनरेटेड इनवॉइस है। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल ई इनवॉइसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हैं, डुप्लीकेट इनवॉइस, और कैंसिल ई इनवॉइस कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरा इनवॉइस कैंसल्ड हो गया है और मेरा आईआरएन जो है वो भी इनवैलिड हो गया है और मेरा इनवॉइस सीधा अभी वॉइड स्टेटस पे चला गया है। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी इनवॉइस को कैंसिल कर दिया है, फिर से जब आप इस इनवॉइस को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, आप उसी इनवॉइस नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको एक नया इनवॉइस नंबर से इनवॉइस को बना के पुश करना होगा, क्योंकि जैसे ही आपके इनवॉइस कैंसिल हो जाते हैं इनवॉइस का नंबर ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर हो जाता है और आईआरएन भी आपका इनवैलिड हो जाता है। इस कारण आपको नया इनवॉइस नंबर ही आपको देके दोबारा इनवॉइस बना के पुश करना होगा। इसके अलावा हमारी सेटिंग्स पे
आप ट्रांजैक्शंस के प्रेफरेंसेस सेट करके अपने ट्रांजैक्शन को IRP पे ऑटोमेटिकली पुश करने की आप सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिखा देती हूँ, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, एस्टिमेट्स पे जा सकते हैं, और एस्टिमेट्स पे अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्टेड एस्टिमेट्स ऑटोमेटिकली IRP पे पुश हो जाए, एज ए इनवॉइस कन्वर्ट होके IRP पे पुश हो जाए, उस केस पे आप यहाँ पे यस क्रिएट पुश एंड क्रिएट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप आपके बिजनेस पे रेकरिंग इनवॉइसेस बना रहे हो तो रेकरिंग इनवॉइस आप हर बार IRP पे पुश करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए ये भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओगे, रेकरिंग इनवॉइसेस पे जाओगे और यहाँ से आप अपने प्रेफरेंसेस को सेट करके अपने इनवॉइस को ऑटोमेटिकली IRP पे पुश कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आपके कोई कस्टमर है जो डायरेक्टली IRP पोर्टल से अपना ई इनवॉइसिंग कर लिया है, और यानी कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइसिंग कर लिया है और चाहता है कि सिर्फ अपने ई इनवॉइस का डिटेल इसमें ऐड करे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फैसिलिटी है। सीधा आप अपने इनवॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो, 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ का जो एसोसिएट IRN डिटेल्स है उसको सिलेक्ट करके आप अपने IRN डिटेल्स, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और टाइम मेंशन करके सेव कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ ई इनवॉइसिंग के बारे में। अभी तक हमने ई इनवॉइसिंग सेटअप कर ली है, इनवॉइस को बना के IRP पे पुश भी सक्सेसफुली कर लिया है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया है, ई इनवॉइसिंग के स्टेटसेस भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले येट टू बी पुश्ड। जो इनवॉइसेस अभी तक IRP पे पुश नहीं हुआ है वो सारे इनवॉइसेस येट टू बी पुश्ड स्टेटस पे आपको जोहो बुक्स में दिख जाएंगे। पुश्ड इनवॉइसेस यानी जो इनवॉइस आपका IRP पे पुश हो गया है वो सारा आपका पुश्ड इनवॉइसेस होंगे। पुश इनिशिएटेड इनवॉइसेस, अगर आप अपने इनवॉइस को बल्क में IRP पे पुश कर रहे हो तो उस केस पे आपके जो इनवॉइसेस है वो पुश इनिशिएटेड स्टेट पे रहेगा। कैंसल्ड इनवॉइसेस, जो इनवॉइसेस अब जोहो बुक से 24 घंटे से पहले कैंसिल करते हो वो सारे इनवॉइसेस आपके कैंसिल स्टेटस में होंगे, और जो इनवॉइसेस आप 24 घंटे के बाद आप जब मार्क एज कैंसिल करते हैं वो सारे आपके मार्क एज कैंसिल स्टेटस पे दिखते हैं। और आखिरी वाला है हमारा फेल्ड इनवॉइसेस। जिन इनवॉइसेस पे एरर्स है, जो फेल्ड हो गया है IRP पे पुश करने पे, वो सारे आपको फेल्ड इनवॉइसेस पे दिखने लग जाता है। अभी हम जोहो बुक्स के एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बात करेंगे जो है ई इनवॉइसिंग सैंडबॉक्स। ई इनवॉइसिंग सैंडबॉक्स जो है ये एक API टेस्टिंग पोर्टल है जिससे आप अपने ई इनवॉइसिंग सिस्टम को यूज करके पहले टेस्ट कर सकते हैं। ई इनवॉइसिंग पे सीधा IRP पोर्टल पे जाके काम करने से पहले आप इस सिस्टम को यूज करके प्रैक्टिस ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ई इनवॉइसिंग के बारे में जानने के लिए। जोहो बुक्स GST सुविधा प्रोवाइडर होने के कारण आप जब सैंडबॉक्स सिस्टम इनेबल कर रहे हो इसमें भी कैटेगरी में थ्रू GSP सिलेक्ट करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अभी जल्दी से जल्दी इसका स्टेप्स देख लेते हैं। ई इनवॉइसिंग सैंडबॉक्स अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जोहो बुक्स में एक टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरा एक फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रिएट करना होगा जिसमें आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद आप सीधा जोहो बुक्स के सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करोगे और सपोर्ट टीम आपको तुरंत रीच आउट करेगा ई इनवॉइसिंग सैंडबॉक्स इनेबल करने के लिए। और जैसे ही आपका सैंडबॉक्स इनेबल हो जाता है आप सीधा ई इनवॉइसिंग सैंडबॉक्स के वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं URL डाल के, और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सबसे पहले भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो भी डिटेल्स मांगा गया है वो सब आप वहाँ पे मेंशन करोगे और अपने OTP डाल के वेरीफाई करोगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएशन फॉर्म भी भरना होगा। अकाउंट क्रिएशन फॉर्म पे आप एक यूजर नेम पासवर्ड सेट करोगे, साथ ही साथ क्लाइंट ID भी मेंशन करोगे, और ये सारा फिल करके जब आप सबमिट करोगे आपका ई इनवॉइसिंग सैंडबॉक्स सिस्टम इनेबल हो जाता है। आप इसी यूजर नेम पासवर्ड को यूज करके आप सैंडबॉक्स सिस्टम को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स एंड FAQs।
सबसे पहला एरर जो है ये इनवैलिड क्रेडेंशियल का एरर है। बहुत सारे कस्टमर्स जब ज़ोहो बुक्स को IRP से कनेक्ट करते हैं तब उस समय ये एरर फेस करते हैं। जब भी आप ये एरर फेस कर रहे हो आपको सिर्फ 3 चीज़ चेक करनी होगी। सबसे पहले अपना GSTIN। आपको चेक करना होगा कि आपने जो GSTIN IRP पे मेंशन किया है वही GSTIN यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। GSTIN सही होनी चाहिए। फिर उसके बाद यूज़र नेम जो है वो भी सही होना चाहिए। यूज़र नेम पे आपको एक और चीज़ मेंशन करनी है। यूज़र नेम डालने से पहले API_ होना बहुत ही मैंडेटरी है। जब भी आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड IRP पोर्टल पे बनाते हो वहाँ पे आप API_ बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैन्युअली API_ मेंशन करना पड़ेगा आपके यूज़र नेम पे। साथ ही साथ अपने पासवर्ड भी सही तरीके से आपको मेंशन करनी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है जो ज़ोहो को एज ए GSP आपने बनाने वक्त API रजिस्ट्रेशन पे आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया है वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करनी है, नॉट दी लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड। लॉगिन वाला अलग होता है और ज़ोहो को GSP बनाने वक्त जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो अलग होता है। आपको वही डालनी है जो ज़ोहो को सिलेक्ट करके आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं अगले एरर पे। पुश और कैंसिल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। बहुत सारे कस्टमर्स कभी कभी अपने ट्रांजैक्शंस पे पुश टू IRP के ऑप्शन नहीं देख पाते हैं। तो इस केस में भी आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले कस्टमर GST ट्रीटमेंट। कस्टमर के GST ट्रीटमेंट अगर कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है उस केस में आपको पुश टू IRP का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर्स के लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। फिर आपको चेक करना है कि क्या आपके यूज़र के लिए पुश का राइट्स है या नहीं। ये चेक करने के लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, यूजर्स एंड रोल्स पे जा सकते हैं और रोल्स पे आपके यूजर का जो रोल है उसको एडिट करके वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं कि पुश का राइट्स उस यूजर को दिया हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद आपको अपना इनवॉइसिंग का स्टार्ट डेट को वेरीफाई करनी है। ये चेक करने के लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, इनवॉइसिंग पे जा सकते हैं और वहाँ का जो इनवॉइसिंग स्टार्ट डेट है उसको आप वेरीफाई कीजिए। अगर आपके इनवॉइस का डेट इनवॉइसिंग स्टार्ट डेट से पहले का है तो तब भी आपको वहाँ पे पुश का ऑप्शन नहीं दिखता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे अगले एरर पे। एरर रिलेटेड टू फोन फील्ड इन बिल फ्रॉम एड्रेस। ये जो बिल फ्रॉम एड्रेस है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है। इसे चेक करने के लिए आप सेटिंग्स में जाके ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस दिख जाएगा और वहाँ पे आप अपने एड्रेस को ठीक तरह से वेरीफाई कीजिए। तो वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस जो भी आपने फिल किया है वहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेस ये सब नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप सही तरीके से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे ब्रांच इनेबल्ड है तो आपको अपना ब्रांच एड्रेस को एडिट करके वेरीफाई करनी होगी। ब्रांच एड्रेस चेक करने के लिए आप सेटिंग्स में जाओगे, ब्रांचेस पे जाओगे और वहाँ पे अपनी जो ब्रांच है उसको एडिट करके वहाँ पे ब्रांच का एड्रेस आप वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले एरर पे। एरर रिलेटेड टू फोन फील्ड इन बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस। ये जो एड्रेस है ये आपके कस्टमर का एड्रेस है। आप सेल्स कस्टमर पे जाओगे और अपने कस्टमर को एडिट करोगे और कस्टमर के एड्रेस सेक्शन पे जो बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस भरा हुआ है वहाँ के डिटेल्स को वेरीफाई करोगे। यहाँ पे भी कोई स्पेसिंग या कैरेक्टर लिमिट सारे सही तरीके से होनी है और आप अगर सिटी मेंशन कर रहे हो तो सिटी के फील्ड पे अपना सिटी को मेंशन कर लीजिए। उसी प्रकार स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 भी आपको एक एक फील्ड पे उनका डेटा भरना होगा। इस प्रकार से सारे फील्ड्स को वेरीफाई कर लीजिए। अभी हमारा दूसरा एरर आता है, यूनिट क्वांटिटी कोड इज नॉट पास्ड, UQC इज नॉट एज पर मास्टर। ये एक हिडन एरर है। इसे चेक करने के लिए आप आइटम मॉड्यूल पे जाओगे, आइटम्स को सिलेक्ट करोगे और मान लीजिए ये मेरा आइटम है तो आप आइटम को एडिट करोगे और यहाँ जो आइटम का यूनिट्स है यूनिट को सिलेक्ट करोगे, कॉन्फ़िगर यूनिट पे क्लिक करोगे।
तो यहाँ पे आपके आइटम का सारा यूनिट्स दिख जाएगा और उनका करस्पॉन्डिंग UQC भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी ब्लैंक फील्ड्स नहीं होनी चाहिए, सारे यूनिट्स के लिए अपना UQC कॉन्फ़िगर्ड और मैप्ड होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारे डिटेल्स वेरीफाई करके आप सेव करोगे तो ये जो एरर है आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। एरर रिलेटेड टू कैरेक्टर लिमिट। सो ज़ोहो बुक्स में कैरेक्टर रिस्ट्रिक्शन है जिसके वजह से भी आपको एरर थ्रो करने का चांसेस है। सो सबसे पहले सेल्स ऑर्डर नंबर शुड बी लेस देन 16 कैरेक्टर्स इन लेंथ। सो अगर आपने सेल्स ऑर्डर का कैरेक्टर लेंथ 16 कैरेक्टर से ज़्यादा दिया है तो ये एरर आपके लिए थ्रो होगा। तो आपको अपना सेल्स ऑर्डर का नंबर जो है वो लेस देन 16 कैरेक्टर्स रखनी होगी, फिर आपको पुश करने की कोशिश करनी है। फिर आता है कस्टमर लीगल नेम शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 3 to 100 कैरेक्टर्स। सो कस्टमर का लीगल नेम भी इस कैरेक्टर लिमिट के अंदर होना ज़रूरी है, इफ़ नॉट आपको सीधा एरर थ्रो कर देगा। आपको फिर से उसे ठीक करनी है, उसके बाद आप पुश करके कोशिश कर सकते हैं। मार्क एज कैंसिल नॉट शोन, ओनली कैंसिल ई इनवॉइसिंग ऑप्शन इज विजिबल। सो जैसे हमने डिस्कस किया था कैंसिलेशन के बारे में, अगर आपके इनवॉइस पुश होके 24 घंटे ही हुए हैं, 24 घंटे के अंदर अगर आपको कैंसिल करनी है तो वहाँ पे आपको सिर्फ कैंसिल इनवॉइस का ऑप्शन होता है, मार्क एज कैंसिल नहीं दिखता है। मार्क एज कैंसिल आपको तभी दिखता है जब आप 24 घंटे के बाद कैंसिल कर रहे हो, यानी पुराने इनवॉइस को कैंसिल कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मार्क एज कैंसिल ऑप्शन दिखता है। तो ये आपको देखने के लिए आप सीधा अपने इनवॉइस के PDF पे देख सकते हैं जहां आपके एक्नॉलेजमेंट डेट एंड टाइम मेंशन है ई इनवॉइसिंग का। उससे आप पहचान सकते हैं कि क्या ये इनवॉइस 24 घंटे से पहले बना हुआ है या 24 घंटे का बाद का इनवॉइस है। उससे आप पहचान सकते हैं कि क्यों वहां पे मार्क एज कैंसिल आ रहा है या क्यों वहां पे कैंसिल ई इनवॉइसिंग आ रही है। अभी हम अगले एरर पे जाएंगे, नेगेटिव एडजस्टमेंट वैल्यू एरर। सो ये एरर आपको तब आता है जब आप अपने इनवॉइस के शिपिंग चार्जेस और एडजस्टमेंट फील्ड के वैल्यू को मिला के अगर आपको नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उस केस में आपको ये एरर थ्रो करता है। इस केस में आपको सीधा अपना इनवॉइस को एडिट करनी होगी और शिपिंग चार्जेस और एडजस्टमेंट पे सही वैल्यू डालनी है जिसको मिला के आपको पॉजिटिव वैल्यू ही ऐसे रिजल्ट आए। सो उस प्रकार से वैल्यू डाल के अगर आप पुश करोगे तो ये एरर आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। अगला एरर जो है, द फील्ड यूनिट प्राइस मस्ट मैच द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये एरर आपको तब आता है जब आप अपने इनवॉइस में प्राइस का या क्वांटिटी का वैल्यू डेसिमल के बाद अगर आप 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स मेंशन करते हो तो उस केस में आपको ये एरर थ्रो करता है। सो नोट कर लीजिए कि जब भी आप अपना डेसिमल वैल्यू दे रहे हो तो उसमें सिर्फ 3 ही डिजिट्स होनी चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। अगर आप 4 डिजिट्स या 5 डिजिट मेंशन कर रहे हो उसको आपको राउंड ऑफ करनी होगी ताकि सिर्फ 3 ही डिजिट्स वहाँ पे मेंशन रहे। अगर आप 3 डिजिट्स मेंशन करोगे तो ये एरर आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। अगला एरर है, वंस ई इनवॉइस इज कैंसिल फॉर इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट कैन इट बी चेंज फ्रॉम वॉइड टू ओपन और ड्राफ्ट स्टेटस। मैंने आपको दिखा दिया है। सो जब भी आप कैंसिल करते हैं सीधा आपका इनवॉइस जो है वो वॉइड पे चला जाता है, उसे वापस ओपन पे या ड्राफ्ट पे नहीं ले आ सकते हैं क्योंकि आप कैंसिल तभी करते हो जब उसमें कोई मिस्टेक्स हो या कुछ गलतियां हो, उस समय ही आप कैंसिल करते हो। तो इस कारण वापस उसे ओपन या ड्राफ्ट में लाना अलाउ नहीं है। फिर भी अगर आपको उसी प्रकार का एक और इनवॉइस अगर आप बनाना चाहते हो तो उस इनवॉइस को आप क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करके वहाँ का जो इनवॉइस नंबर है सिर्फ नंबर को चेंज करके आप उसे सीधे IRP पे पुश कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट और फाइनल FAQ है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट enabled फॉर माई कस्टमर्स GSTIN, व्हाट शुड आई डू। सो ये अगर आप फेस कर रहे हो तो इस केस में सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपका कस्टमर का GSTIN एक्टिव है या नहीं। ये चेक करने के लिए आप IRP पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और सर्च के ड्रॉप डाउन में से ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर को सिलेक्ट करोगे और गो पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर के डिटेल्स डाल के अपना कस्टमर के GSTIN के स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर एक्टिव है तो वेल एंड गुड, अगर इनएक्टिव है तो आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा पोर्टल से।
फिर उसके बाद ही ये एरर आपका रेक्टिफाई हो सकता है। इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज है सिर्फ इस एरर के रिलेटेड, आप जीएसटी पोर्टल पे भी आप इसके लिए सपोर्ट के लिए रीच आउट कर सकते हैं। यस, अभी हम वेबिनार के अंत पे पहुंच गए। सो अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरीज या एफएक्यूज कोई भी डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं, तो हम तुरंत आपके लिए आंसर कर देंगे। दर्शना जी से एक क्वेश्चन आया है, इफ़ माई टर्न ओवर क्रॉस्ड 5 crore ऑन 28/8/24 व्हाट शुड आई डू आई नीड टू स्टार्ट इनवॉइसिंग फ्रॉम 28/8/24 considering that GST for the previous month has been filed? Do I need to take any additional step for this? So आपके क्वेरी से हम समझ पा रहे हैं कि आप अभी एप्लीकेबल हुए हो ई इनवॉइसिंग के लिए। तो अगर आपको अभी से ई इनवॉइसिंग स्टार्ट करनी है तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगले फिनेंशियल ईयर से आपको शुरू करनी है तो आप अगले फिनेंशियल ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन रहेगा। अभी हमारा अगला क्वेश्चन श्रद्धा जी से आई है, इस ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी टू जनरेट एन ई वे बिल? नहीं जी, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको विदाउट ई इनवॉइसिंग ई वे बिल जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो विशाल जी ने पूछा है, व्हाट इज़ एन IRP? IRP जो है इसका फुल फॉर्म है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहां आपके सारे इनवॉइसेस सबमिट किया जाता है, ताकि एक सेंट्रल रजिस्ट्री पे सारे इनवॉइसेस ट्रैक किया जा सके। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट्स द टाइम पीरियड ऑफ ई इनवॉइसिंग ऑफ एन इनवॉइस? सो अभी के जीएसटी सिस्टम के अनुसार ऐसा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर जनरेट कर रहा है तो उस केस में आपके लिए जो टाइम लिमिट है वो इनवॉइस डेट से लेके 7 दिन तक है। सो विदिन 7 days आपको अपना इनवॉइस IRP पे पुश करनी होगी, लेकिन यहाँ पे अपना टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी होगी। विनोद ने अगला क्वेश्चन पूछा है, seems like he is facing an error. The phone field in this transactions bill from address should be between 6 to 12 characters in length. So ये जो एरर है ये हमने FAQ पे ही एड्रेस किया है, फिर भी मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। सबसे पहले बिल फ्रॉम एड्रेस जो है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस चेक करने के लिए आप सेटिंग्स में जाइए सीधा जोहो बुक्स में, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पे जाके अपना एड्रेस यानी बिल फ्रॉम एड्रेस आप चेक कर लीजिए। वहाँ का जो फ़ोन फील्ड है उसमें जो फ़ोन नंबर है उसको एक बार ठीक से वेरीफाई कीजिए, वहाँ पे कोई स्पेसिंग या स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब है तो उसको हटा के आप ठीक से सिर्फ अपना फ़ोन नंबर मेंशन करके आप पुश करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई ब्रांच है तो आप सेटिंग्स ब्रांचेस में जाके आपके ब्रांच का एड्रेस को चेक करोगे इसी तरीके से। अभी हमने आपके बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस एड्रेस कर लिया है। सो जो भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड है उन सभी को हम थ्रू मेल आपको एड्रेस कर देंगे। सो आशा करती हूँ कि आपको आज के सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल रहा होगा। सो तुरंत हम एक और अच्छे सेशन पे आप सभी से मिलेंगे, और अगर आपकी तरफ से कोई और क्वेरीज या कोई और डाउट्स है तो आप हमारे सपोर्ट मेल पे रीच आउट कर सकते हैं, support.india@zohobooks.com। अगर आप कॉल सपोर्ट लेना चाहते हो तो आप रीच आउट कर सकते हो 1800-572-6671 पे। हमारा जो सपोर्ट है ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम पे सपोर्टेड है, तो वील बी एक्सपेक्टिंग टू कनेक्ट विथ यू ऑल। और आज के सेशन पे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।